हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी की जो सीरीज है, हिंदी की कॉपी देखेंगे टॉपर्स की कि हिंदी में कैसे लिखना है। आप लोगों द्वारा इस सीरीज़ को बहुत पसंद किया जा रहा है, इसलिए आप लोगों के लिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है। आप लोगों को बस करना इतना है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हिंदी के नोट्स लेने हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप हिंदी के मुख्य परीक्षा के नोट्स ले सकते हैं। अब यहाँ बताया देवनागरी लिपि की 3 विशेषताएं लिखिए। देवनागरी लिपि की 3 विशेषताएं लिखिए। पहला, जो वर्ण बोले जाते हैं वही वर्ण लिखे जाते हैं, अर्थात प्रोनाउंसिएशन में जो वर्ड है लिखे हैं वही इनका उच्चारण है। मुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, मात्राओं व वर्णों का उचित संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। तो इसमें इनको 3 में से 3 नंबर मिले हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता में भी 3 में से 3 ही नंबर मिले हैं। नेक्स्ट, विज्ञप्ति क्या है। विज्ञप्ति क्या है, इन्होंने लिखा है किसी कार्यालय या विभाग या व्यवसाय से संबंधित जानकारी को प्रचार हेतु प्रकाशित करना विज्ञप्ति है। दोस्तों, यह इसकी सटीक परिभाषा नहीं है। विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नोट्स इसी प्रकार तैयार किए गए हैं कि आपको सभी चीज़ों की डेफिनेशन प्रॉपर वे में मिल जाएगी, तो आप विज्ञप्ति की परिभाषा लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग किन्हें कहते हैं? ऐसे अव्यय, इन्होंने लिखा है ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के आदि में या प्रारंभ में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि अभी प्लस मान, अभिमान हो गया। आ प्लस निद्रा, अनिद्रा हो गई। तो इसमें जो अभी और आ है वह उपसर्ग के अंतर्गत आएंगे। इसमें चाहे तो और भी विशेषताएं लिखी जा सकती हैं, लेकिन इतनी विशेषताएं भी पर्याप्त हैं। नेक्स्ट है खड़ी बोली। खड़ी बोली का अपभ्रंश क्या है? तो खड़ी बोली जो है वह सौर सैनी का अपभ्रंश है। यह मुख्यतः उत्तर पूर्व दिल्ली से नेपाल की तराई में बोली जाती है। तो यहाँ खड़ी बोली का पूछा गया। खड़ी बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, या फिर सामान्य भी। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, अगर जैसे कोई भाषा आती है तो उसको राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप अपने आंसर्स को अच्छा कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, संज्ञा के भेद बताइए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और गुणवाचक। तो इन्होंने कितने भेद बताए हैं? संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। या और चाहे तो और अच्छा लिखने के लिए इनके एक एक उदाहरण भी दे सकते हैं, तो उससे भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसमें 3 ही नंबर मिले हैं इनको। फिर नेक्स्ट है कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? इन्होंने इसमें लिख दिया है 6 भेद हैं। आई डोंट नो इसका सही आंसर क्या है, लेकिन आपको इसमें क्या क्या लिखना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसमें आया है कि कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो उस भेद को बताने के साथ साथ आप इसमें उदाहरण लिखिए कि कौन कौन से भेद हैं, और आप चाहें तो इनके नाम भी लिख सकते हैं अगर आपको याद आता है, क्योंकि हिंदी के पेपर में टाइम पर्याप्त होता है। तो टाइम पर्याप्त होने से आप इसका बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। चूँकि हिंदी का पेपर स्कोरिंग होता है, यहाँ पर स्कोर करना ईजी होता है। तो कारकों के अनुसार अगर आप भेद लिख रहे हैं तो फिर आप उनमें से 1 आध 2 के उदाहरण जरूर लिखिए। उदाहरण के साथ साथ इनके नाम लिखिए, कौन कौन से भेद होते हैं। अगर पूरे के नाम नहीं भी लिख पा रहे हैं तो 1-2 के नाम आप जरूर लिखिए। नेक्स्ट है पृष्ठांकन क्या है। पृष्ठांकन, इन्होंने पृष्ठांकन में क्या लिखा है? शासकीय पत्र के समापन के पश्चात पृष्ठांकन किया जाता है। यह गलत आंसर है दोस्तों। ऐसे आपको नहीं लिखना है। आपको जब तक कि सही परिभाषा याद नहीं है तब तक आप मतलब सही ही लिखें। आपको गलत लिखने की तो कोई बात ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सटीक और अच्छा लिखने पर ही जब आपको सही चीज़ें आती हैं तभी लिखें, अन्यथा ऐसे आंसर्स लिखने से परीक्षक समझ जाता है कि इनका जो बेसिक ज्ञान है वो कमज़ोर है, इसलिए इनको पृष्ठांकन में 0 मार्क्स मिले हैं। फिर हम देखते हैं राजभाषा।
शासकीय कार्यालयों में कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। शासकीय कार्यालयों में कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। दोस्तों यह भी परिभाषा सही नहीं है। राजभाषा की परिभाषा क्या है, राजभाषा की सटीक परिभाषा क्या है, उसी प्रकार से राष्ट्रभाषा की सटीक परिभाषा क्या है। तो ऐसी आप सही परिभाषाएं याद करिए इनको, इसलिए इनको नंबर 2 मिले हैं। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा को हिंदी माना है, जबकि आप इसमें जो है पहले राजभाषा की सही परिभाषा लिखिए कि राजभाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, राजभाषा का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ है, इसमें साहित्य सृजन होता है या नहीं होता है। इसकी ये जब आप इस प्रकार की विशेषताएं लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है भाषा और बोली में अंतर लिखिए। भाषा में साहित्यिक रचना होती है, जबकि बोली में ऐसा लिखा है इन्होंने, बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती। जबकि दोस्तों बोली में साहित्यिक रचना होती है, जो लोकल लेवल पे हैं उसमें जो है साहित्यिक रचना हो जाती है। जैसे कि बुंदेलखंडी लोकगीत हैं, बुंदेलखंडी में कई सारी जो हैं पुस्तकें लिखी गई हैं, तो इस प्रकार से रहती हैं। व्याकरण सम्बद्ध होती है भाषा, जबकि बोली का व्याकरण नहीं होता है। ये सही परिभाषा है। सही अंतर है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का सीमित होता है। भाषा के अंतर्गत परिभाषाएं हैं हिंदी और अंग्रेजी। बोली की परिभाषाएं हैं मालवी और बुंदेली। तो इसमें जो साहित्यिक रचना वाला पॉइंट है वो नहीं लिखना चाहिए था, इसके बजाय कोई और अच्छे पॉइंट पर भी लिखा जा सकता था। फिर है हंस पद। हंस पद से आप क्या समझते हैं? वाक्य रचना करते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तो हंस पद का प्रयोग करके उसे ऊपर लिख दिया जाता है। उदाहरण, भारत एक महान, जैसे यहाँ पर संस्कृति छूट गया शब्द तो हंस पद का यहाँ प्रयोग किया है, ऐसा संकेत, और फिर यहाँ ऊपर लिख दिया संस्कृति वाला देश है। तो हंस पद का प्रयोग लिखा है। परिभाषा क्या है? वाक्य रचना करते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तब हंस पद का प्रयोग करके उसे ऊपर लिख दिया जाता है। मेवाती बोली कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत मेवाती बोली आती है, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो 15वां क्वेश्चन है वह यह है, 14वां क्वेश्चन है वह है घोड़ा, मरकट और फूल के पर्यायवाची लिखिए। घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? अश्व, घोटक और है। मरकट का पर्यायवाची क्या है? मरकट का है कपि, बंदर, शाखा, मृग। फूल का पर्यायवाची क्या है? प्रसून, कुसुम और सुमन। तो कम से कम अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कम से कम ये 3-4 पर्यायवाची और जितने क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं वो तो आप यहीं के यहीं तैयार करते जाइए, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको इसी प्रकार से यूज़फुल कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। इस वीडियो की फ्री PDF निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।